तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। पहले आपका तारुफ करवा देती हूँ। रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन सबसे पहले निरंजन पोद्दार जी, अब रविंद्र प्रताप जी की बात को आपने सुना, फिलहाल अब क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये घोषी उपचुनाव जो है ये गैर भाजपा दलों के लिए लिटमस टेस्ट माना जा सकता है? देखिए, ऐसा है, मैं इस चीज को नहीं मानता कि जो लोकसभा के चुनाव है वो किसी एक विधानसभा के किसी एक उपचुनाव को लिटमस टेस्ट माना जाए। क्योंकि अगर लिटमस टेस्ट अगर 2024 के चुनाव का मानना है तो आप ये मान के चलिए 2024 से पहले जिस तरीके से 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इस तरीके से 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उनको तो एक बार की आप मान सकते हैं कि 2024 का पूर्वानुमान उनसे आपको लग जाएगा। लेकिन घोसी सीट की अगर हम बात करें तो देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से दारा सिंह चौहान पिछली योजना के अंदर माननीय योगी जी की सरकार के अंदर शामिल थे और मंत्री थे, और उसके बाद में उन्होंने जैसे उनको लगा कि समाजवादी पार्टी या उनकी समझ में ये लगा कि भाई सरकार बदलने वाली है, तो उन्होंने एकाएक उन्होंने पाला बदला और समाजवादी पार्टी के अंदर वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर के उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव घोषी चुनाव उन्होंने जीत लिया था। और घोषी चुनाव जीतने के बाद में आज 1.25 साल बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा देकर के, यानी कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता से उन्होंने त्याग पत्र दिया, तो स्वतः उनकी विधानसभा सदस्यता जाने की स्थिति बनती थी। उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से भी स्वतः ही इस्तीफा देकर के और दोबारा से चुनाव में जाने का उन्होंने फैसला किया। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि दारा सिंह चौहान कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता कि दोबारा चुनाव मेरा टाइट हो सकता है या दोबारा चुनाव मेरे लिए जीतना मुश्किल हो सकता है, तो निश्चित रूप से वो ये रिस्क नहीं उठाते। क्योंकि उनको सत्ता पक्ष के साथ जुड़ने में उनको हो सकता फायदा हो, लेकिन अगर चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं रिस्क होती तो वो निश्चित रूप से, आपको मैं बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अपनी विधायकी देने के लिए तैयार नहीं होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए जिस तरीके से पिछले 5 या 6 वर्षों के अंदर, चाहे विधानसभा का राज्य विधानसभा का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव हो, उनके अंदर 1-2 सीट, जैसे खतौली की सीट है या 1-2 सीट छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर, जो परंपरागत समाजवादी पार्टी की सीट मानी जाती थी, वहां पे भी अपना झंडा फहराया, तो मुझे नहीं लगता कि ये घोसी सीट को अपने हाथ से निकलने देंगे। क्योंकि जिस तरीके से योगी जी एक छोटी छोटी चुनाव को भी लेकर के उसको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। और घोसी सीट जो है वो मुझे तो पूर्व अनुमान उसका जो है चुनाव परिणाम का लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत करके निकल रही है। ठीक है, अब निरंजन पोद्दार जी, अब सवाल जरा ये बताइएगा कि यहाँ पर जो भी परिणाम आता है तो क्या इसमें अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की एक बड़ी जीत मानी जा सकती है? दोनों का कनेक्शन कैसे देखते हैं इस पर? देखिए, निश्चित रूप से चित्रा जी, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वांचल के अंदर अपना एक दबदबा रखते हैं और अपनी एक राजनीतिक रसूख अपना दिखाते हैं, और जिस तरीके से अब घोसी उपचुनाव से पहले राजभर जी एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, और पिछला 1 साल जब से समाजवादी पार्टी से उनकी दूरियां बढ़ने लगी और उसके बाद में जिस तरीके से बयानबाजी और ये सारी जो चीजें हुई हैं, उसके बाद में राजभर जी को भी अब अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करने के लिए कहें या अपनी जो राजनीतिक धमक है उसको साबित करने के लिए इस एनडीए की जो उम्मीदवार है दारा सिंह चौहान, इनको अपने जो उनके समाज के वोट है ज्यादा से ज्यादा वो वोटिंग उनके पक्ष में उनको करवाना अनिवार्य हो गया। तो एक तो ये मेरे हिसाब से ये इनका प्लस पॉइंट रहेगा दारा सिंह चौहान जी का। दूसरी बात देखिए, ऐसा है चित्रा जी, आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, कहीं भी किसी भी राज्य में जो उपचुनाव होता है तो उसके अंदर सत्तारूढ़ जो दल होता है उसके साथ जनता का ये विश्वास होता है या जनता का एक समझ लीजिए मत होता है कि भाई अगर सत्ताधारी दल का विधायक अगर चुन करके जाएगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे क्षेत्र की समस्याओं के हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारी सेवाओं के अंदर वो सम्मिलित हो पाएगा।
तो निश्चित रूप से कोई भी जो समझदार जनता है वो सत्ताधारी दल के विधायक को चुनाव जिता करके भेजती है। तो ये एक दूसरा एडवांटेज उस चीज का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि बोलने को आज कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो तमाम पिछले जो उपचुनाव हुए हैं उनका परिणाम देखो, चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव देखें, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक विशेष जो चीज इन्होंने एक प्राप्त की है वो ये है कि इनके संगठन और इनके कैडर का, इनकी कार्यशैली और उसके बाद में ब्रांड योगी और ब्रांड मोदी, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी अपने आप में एक ब्रांड साबित हुए और पूरे देश के अंदर मोदी जी अपने आप में एक ब्रांड साबित हो रहे हैं। जनता के बीच में उनका एक अलग चेहरे का अलग प्रभाव है। तो ये दोनों चीजों का कॉकटेल मिल करके आज इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरे देश के अंदर खड़ी हो रही है। बोलने को कोई आदमी कुछ भी बोले, देखिए कोई जो सत्ताएं होती हैं उनसे सदा असंतुष्टि रहती है, क्योंकि सभी की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, सभी की मांगें पूरी नहीं हो सकती। ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ लागू है। और चित्रा जी एक चीज और कि जो लोग इनके ऊपर वार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर समझ लीजिए आरोप लगा रहे हैं या इनके ऊपर राजनीतिक हमला कर रहे हैं, वो भी किसी ना किसी कालखंड में कभी ना कभी उन्होंने सरकार चलाई हुई है। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी करें, अभी मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी तो अभी कहीं 3 में है ना 13 में। तो कहने का तात्पर्य ये जनता सारी चीजों का मूल्यांकन करती है, उसके बाद में अपना मत देती है। मेरा तो यही मानना है। ठीक है, अब पोद्दार जी आखिरी कमेंट आपसे, प्लीज 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिएगा प्लीज, जल्दी से। देखिए चित्रा जी, आपको मैं बताऊं, आज की तारीख में हिंदुस्तान में 2 प्रकार के वोट हो गए हैं, एक एंटी मोदी और एक प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी। और आज जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनावों को अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर जिस तरीके से अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में टक्कर दे रही थी और कांग्रेस पार्टी को मात्र केवल 2% वोटों से भी नीचे संतोष करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अगर मान लीजिए इस गठबंधन की हम बात करें, उन 2% वोटों को अगर समाजवादी पार्टी के वोटों में जोड़ भी देते हैं तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन उसके अंदर आ जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई ये कोई इंडिया गठबंधन बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगा या गठबंधन का इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रभाव लगेगा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी इसके अंदर सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो